किया था कि जैसलमेर में कुछ वीडियोस बड़े वायरल हुए, हाँ, जहाँ पर कहा गया कि जो कालबेलिया डांसर्स हैं या नहीं भी हैं शायद कम्युनिटी के लड़के लड़कियां बनकर डांस कर रहे हैं और अल्कोहल परोस रहे हैं, उस पर आपने बोला। जहाँ कालबेलिया ड्रेस की बात आती है या फिर ड्रेस आप कोई सी भी कल्चर की ले लो, राजस्थानी ड्रेस, आप कोई सी भी पोशाक पहन के आप एक डांस को वल्गैरिटी या उस ड्रेस को आप गंदे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कालबेलिया धरोहर क्या होती है, ये कल्चर क्या होता है, बस वो ड्रेस पहन लेती है और खुले बाल कर देती है, चश्मा पहन लेती है और फिर वो डीजे पे डांस करती है। ये तो कोई कल्चर तो नहीं हुआ। लड़के हैं, जैसे लड़के भी कुछ है जो वो डांस करे लड़की बन के, तो आजकल आपको पता है कि बॉडी के पार्ट चेंज करवा दो, ट्रांसजेंडर वो बन गए, तो अब ऑडियंस को ये नहीं पता कि लड़की है लड़का। देखिए कुछ वीडियो दिखाऊंगी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इतना अच्छा डांस करती है और वो इतनी अच्छी ड्रेस के साथ मतलब पूरी पूजा पाठ करके फिर वो स्टेज पे जाती है। तो मुझे बड़ा गर्व होता कि देखो मतलब ये लोग अपना कल्चर कैसे पसंद करते हैं और कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। हॉबीज क्या है आपकी? मेरी हॉबीज मुझे क्वेश्चन कंट्रीज में आप परफॉर्म कर चुके हैं? याद तो करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैंने 21 से भी प्लस किए। जब मैं वहाँ पे ट्रैवल करती हूँ तो मैं राजस्थानी मतलब पोशाक पहन के जाती हूँ, तो वो मुझे देखते कि अच्छा ये इंडियन है। तो वो जब भी जाते तो बोलते कि उनको तो ना मतलब बैनर की ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप में दिख जाएंगे कि वो राजस्थानी अलग ही है, कलरफुल है। कोई नहीं, वो तो ऐसे बोलेंगे ना तब पता चलेगा कि अच्छा ये फ्रेंच है, ये इटालियन है, ये स्पेनिश है, ये जर्मन है, ये स्विस है। वैसे तो किसी की शक्ल नहीं दिखेगी कि ये कौन है, बट हम इंडियन जब देख के, कॉस्ट्यूम देख के, हाँ, जब हम इंडियन निकलते तो हमारी कॉस्ट्यूम देख के और वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा ये इंडियन है। फेवरेट डिश आपकी राजस्थानी? मेरी फेवरेट डिश राजस्थानी केर सांगरी की सब्जी, बाजरे की रोटी और कढ़ी बहुत पसंद है। तो जब मतलब रास्ते में भूख लगी तो जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला तो वो मैंने जो मिर्ची थी वो फ्राई करके लेके गई, तो ड्राइवर ऐसे देख के पीछे देख रहा, इट्स इंडियन। उनको खुशबू आ गई। हाँ, मुझे बड़ा वो दुख होता है कि मिर्ची नहीं है, मतलब खाना राजस्थान हाँ तीखा। वहाँ तो क्या इतनी बड़ी ब्रेड मिलती है, हाँ। वो जो सैंडविच बनाते हैं इतनी बड़ी, इतनी लंबी लंबी ब्रेड मिलती है। ओके, बॉलीवुड क्रश और सेलिब्रिटी क्रश जो भी हैं, जो भी पसंद हो, नेता भी हो सकते हैं, बॉलीवुड क्रश क्या वैसे भी? ऐसा तो कुछ रैपिड फायर नाम मैंने बहुत मतलब लोगों से मिली हूँ, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो रेखा है। रेखा जी? हाँ जी। ओके, और मुझे लगता है आप कुछ दिखती नहीं है रेखा जी जैसे, इसलिए बोला रेखा जी। मैं पहले जब छोटी थी तो बहुत ज्यादा मिलती थी, अब थोड़ी सी हल्की मोटी। नहीं, अभी भी लगता है कि आपके फीचर्स उनके जैसे हैं। रेखा हाँ। जी से आपकी शक्ल काफी मिलती है। बिल्कुल। तो आपके लिए क्या क्या स्ट्रगल्स आए कि आप इतना आगे तक आई, अब बहुत अच्छा काम भी कर रही है? जी, जब छोटी थी तब लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया। मैं सबसे लास्ट हूँ और जब मैं 1 साल की थी तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। फिर और उसके बाद 5 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो मेरे एक भाई थे और हम 5 बहनें, तो सबसे बड़ी वाली बहन की शादी हो गई थी। तो फिर पापा ने अच्छा भी किया, शादी नहीं की, दूसरी मम्मी नहीं आई। मेरी दादी ने कहा कि हम इस गांव से दूसरे गांव जाएंगे डेरा लेके। तो हमें बड़ा शौक हुआ क्योंकि हम तो पापा के साथ ही रहते थे। तो हमने बोला कि भाई हम कैसे जाएंगे डेरा लेके, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे और हम इनके साथ ही चलेंगे, क्योंकि भैया अकेले थे और हम 4 बहनें थी। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो पाया? हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था क्योंकि पेरेंट्स थे ही नहीं। तो रात को इतनी आंधी चल रही थी तो इतनी धूल मिट्टी आती, सुबह उठते तो ऐसे मतलब शरीर पे ऐसे धूल मिट्टी होती थी। सपेरा समुदाय की लड़कियां अकेली ट्रैवल करती है। हाँ। क्योंकि हम एक्टिंग करियर में भी देखते हैं कि कास्टिंग काउच नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल, जहाँ गलत नजर से देखा जाता है या फायदा उठाने की कोशिश। ऐसा कुछ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ ज्यादा तो नहीं आई, लेकिन जब मैं बाहर होती थी ना, जब पहली बार गई तब मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी। हाँ, बाहर की कंट्रीज में जब आप गई तो लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा था। लैंग्वेज की होती थी, बाकी तो
हम राजस्थान है तो कहीं ना कहीं जुगाड़ बना लेते हैं। ओके, अभी कितनी लैंग्वेज बोल लेती हैं आप? अभी मुझे इंग्लिश, फ्रेंच, थोड़ी बहुत इटालियन भी बोल लेती हैं? हाँ। तो एक जैसे इंडिया का कल्चर एंड फ्रांस का कल्चर, कोई मेजर डिफरेंस आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत अलग है, इंडिया में बहुत अलग है, या कुछ चेंज इधर होना चाहिए? बिल्कुल चेंज है, रात दिन का फर्क है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि भाई फैमिली में अगर पापा जी कमा रहे हैं और फैमिली में इवन 10 मेंबर है तो वो आराम से बैठे, कोई बात नहीं, पापा जी कमा रहे, हम सब खा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं है। बाकी हमारे तो यहाँ इंडिया में तो भाई कौन आया कौन गया, बेटी कहाँ गई, कहाँ रह रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बेटी से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बेटी से ही है। तो मुझे सारे लोग जानते हैं, अच्छा ये तो उनकी बेटी है, अच्छा ये तो उनकी पोती है, अच्छा ये तो वो है, अच्छा ये वो। लेकिन वहाँ पे किसी को इतना मतलब वहाँ नहीं कोई मतलब नहीं। आप कैसे रह रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आप किसके साथ जा रहे हो, आप कैसे पहन रहे हो, मतलब यू आर टोटली फ्री। गुलाबो सपेरा जी की आपने बात की, मैंने उनका एक क्लिप देखा, एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मुझे गाड़ दिया था। हाँ जी बिल्कुल, रिश्तेदारों ने। लेकिन मेरी माँ बाद में मुझे वहां से निकाल के लाई और मैं एक चमत्कार की तरह हूँ, क्योंकि इतने घंटे गाड़ने के बाद मैं जिंदा रही। तो ऐसा कुछ कम्युनिटी में होता है, समुदाय में, कि लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया जाता? जी बिल्कुल होता था, डेफिनेटली होता था। राजस्थान में तो होता ही था कि भाई ज़्यादा लड़की हो गई तो इनकी शादी करनी पड़ेगी, इनको दहेज देना पड़ेगा, ये वो सारी चीज़ें। तो सबसे अच्छा लाइक आपका कौन सा, इतनी जर्नी रही आपने परफॉर्म किया, सबसे अच्छा पल वो कौन सा था, या ऐसी कोई अचीवमेंट आप बताना चाहें कि उस टाइम में बहुत खुश थी? तो मैं स्पेशली गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने राजस्थानी ड्रेस पहनी तो मोदी जी बोला, अच्छा आप तो राजस्थान से आई हो क्या? जी मैंने कहा मैं राजस्थान से आई हूँ। शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये सबका कॉमन है लड़कियों का? नहीं, मेरा कुछ ज़्यादा ही है। जनजाति होती है भील या सपेरा, यहाँ पे जब कोई किसी की डेथ हो जाती है या कोई चला जाता है तो वो हमारे जैसे होता है कि अग्नि देने का होता है और एक होता है गाड़ने का। तो आपके में गाड़ने का होता है? हाँ, हमारे कालबेलियों में गाड़ने का होता है, उनको समाधि देते हैं। हमारे जो दादा परदादा होते थे ना भाई, जिनके आजकल सबके है कि भाई ये दादा की प्रॉपर्टी है, ये पापा की प्रॉपर्टी है, तो हमारे विरासत में हमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिली, क्योंकि हमारे जो डेरे होते थे वो घूमते होते थे। अच्छा, कालबेलिया जनजाति के बारे में जब बात की जाती है तो सबसे पुराना जो उनका जीविका का साधन या प्रोफेशन हम कहें तो वो सांप पकड़ने का। हाँ, हमारा इसके बारे में थोड़ा सा आपने देखा होगा? जी जी बिल्कुल जी। जब मैं छोटी थी तो मेरे अंकल थे, मेरे पापा के छोटे भाई, वो जाते थे जंगल में, सांप को पकड़ के लेके आते थे। तो हमें बड़ा वो होता था कि अभी सांप आएगा, हम उसका डांस देखेंगे, क्योंकि हम तो अच्छा, सांप भी डांस करते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, यूनेस्को ने कालबेलिया डांस को 2010 में मान्यता दी, जिसके बाद ये बड़े स्तर पर बाहर भी जो है काफी ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। क्या क्या चीजें बदली इसके बाद? बदली तो ये है कि मतलब कहीं पे भी जाते हैं अच्छा परफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिल गई। बहुत अच्छी मिल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं सुशीला आपके साथ। रोज हम आपके लिए एक पॉडकास्ट लेके आते हैं और उसी कड़ी में आज का ये पॉडकास्ट और ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं कालबेलिया नृत्य करने वाली वो नृत्यांगना जिन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी अपने नृत्य को लोगों के सामने परफॉर्म किया और इसकी गरिमा को बनाए रखा और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। कालबेलिया नृत्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसे भील जनजाति भी आप कह सकते हैं, और काफ़ी पुराना ये नृत्य है। अगर हम सपेरा जनजाति की बात करें तो एक घुमंतु जनजाति होती है जो कि पुराने समय में सांप पकड़ने और उसके साथ विष निकालकर जो काम है वो करती थी। समय धीरे धीरे समय बदला और अब नृत्य में भी, संस्कृति में भी इनका जो समुदाय है वो आगे आया। उसी कड़ी में कई जो नृत्यांगनाएं हैं वो अब इसको आगे लेके पहुंची है और देश विदेश में परफॉर्म करती है। हमारे साथ हैं आज सेनू सपेरा जी, जो कि सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी कई देशों में, अगर मैं कहूँ तो 21 से ज़्यादा देशों में इस डांस को परफॉर्म कर चुकी है और अपनी एक नई पहचान बना चुकी है। सेनू जी, पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, शुक्रिया कि आपने हमें अपना समय दिया। जी बिल्कुल। पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि बहुत सुंदर आपने ये जो ड्रेस है ये आपने पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। ये ड्रेस मुझे विरासत में मिली है और ये कालबेलिया
डांस की ड्रेस है प्रोफेशनली, और ये डिज़ाइन हम खुद बनाते हैं। ये मैंने खुद ने डिज़ाइन की है और फिर हम एम्ब्रॉयडरी वाले को देते हैं, और फिर जो हमारा टेलर है जो पिछले 60 वर्षों से वही ये ड्रेस बनाते हैं। और हमारे जोधपुर में एक ही टेलर है, उनका नाम है मूलचंद जी। और बहुत कलरफुल ड्रेस है। हाँ ये काफी हैवी भी होगा। हाँ, इसमें हमने खुद ने भी कुछ मॉडिफाई किया है, जैसे कि ये सारी जो ये ज्वेलरी है ना मोतियों की, ये हमने खुद ने हाथों से बनाई है, और ये मैंने खुद ने हाथों से बनाई है, और ये कुछ डेकोरेशन। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर ड्रेस है और आप खुद भी बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा हम आपकी जर्नी से शुरुआत करेंगे। कहाँ से ये जो आपका सफ़र है कालबेलिया डांस का, कहाँ से शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ, और मुझे डांस तो विरासत में मिला, और मैं स्टार्टिंग 2002 से की थी। मैंने मेरी मौसी जी जो मोहिनी कालबेलिया है, वो बहुत अच्छी सिंगर है, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ परफॉर्म करना स्टार्ट किया। मुझे बड़ा शौक था डांस का, तो मैं जब छोटी थी तो मुझे इतना डांस तो नहीं आता था, लेकिन मौसी जी मुझे लेके चले जाते थे प्रोग्राम में, बट मैं वहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं कर पाती। लेकिन घर पे आके फिर रूम में डोर बंद करके फिर अंदर जाके जब मेरी जो कजन थी वो डांस करती, तो वो मैं उनको देख के और घर आके फिर मैं डांस रूम में जाके और फिर सीखती थी डांस। मतलब धीरे धीरे फैमिली को देख के ही आपने ये स्किल डेवलप हाँ कर जी। लिया। कितनी क्या एज रही होगी आपकी? ये होगी कोई 7-8 साल। काफ़ी कम समय में आपने शुरुआत कर दी। और फिर उसके बाद क्योंकि जैसा आपने बोला कि 2006 से या 2002 से आपने शुरुआत की। मैंने 2002 से शुरू किया, और मेरी जो बाहर की जो जर्नी रही वो मैं 2006 में गई थी यूरोप टूर में। जो हमारे जयपुर की हैं हमीद खान कावा जी, उन्होंने पहले कम से कम 10,000 लोगों से भी ज़्यादा उनको वो बाहर लेके गए प्रोग्राम। कितने कंट्रीज में आप परफॉर्म कर चुके हैं? याद तो करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैंने 21 से भी प्लस किए हैं। तो बाहर इंडिया में तो आपने ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया होगा, बाहर परफॉर्म करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बाहर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कई बार कुछ मतलब ऐसी साथ में हो जाती थी कि हाँ, आप सुना सकती हैं कोई किस्सा अगर बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो। जैसे कि मतलब हम यहाँ पे एक साथ ही हमारा जो मील आता है खाने का, तो वहाँ पे क्या पहले सलाद आता है, फिर उसके बाद कुछ स्टार्टर आता है। तो हम तो भाई मारवाड़ी है, राजस्थानी, तो हम तो सीधा खाना लेके खा लेते। लेकिन जब वो आता था जो स्टार्टर के बाद, मतलब आधा घंटा तक उसका वेट करना पड़ता, तो हमने सोचा कि यही होगा खाना, हम खा के और साइड में खड़े हो जाते थे। फिर बोलते नहीं अभी आपका जो स्टार्टर आया है, मेन कोर्स बाकी है। मेन कोर्स बाकी। तो फिर सारे आर्टिस्ट बोलते कि ये क्या, पहले तो ऐसे दे दिया और अब ये तो अब कौन खाएगा। हम तो फुल हो जाते थे, पेट भर जाता था, लेकिन अच्छा था खाना। एक्सपीरियंस था, ये भी मस्ती मजाक थी जी जी हाँ। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंटरेक्शन आपका, क्योंकि विदेश में आपने परफॉर्म किया है, तो किसी विदेशी के साथ कोई अच्छा सा इंटरेक्शन रहा हो? काफ़ी रहा, मतलब खाने को लेके, ट्रैवल को लेके। मतलब जब मैं वहाँ पे ट्रैवल करती हूँ तो मैं राजस्थानी मतलब पोशाक पहन के जाती हूँ, तो वो मुझे देखते कि अच्छा ये इंडियन है। तो वो जब भी जाते तो बोलते कि उनको तो ना मतलब बैनर की ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप में दिख जाएंगे कि वो राजस्थानी अलग ही है, कलरफुल हाँ कलरफुल है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं मेरे कल्चर को पहन के और कहीं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे विदेशों में लाइक फॉरेनर्स में तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हाँ, इंडियन कल्चर फॉरेनर्स बहुत पसंद करते, क्योंकि उनके पास इतना कल्चर नहीं जितना हमारे राजस्थान में कल्चर है। और पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात, पंजाब में ही कल्चर है, खाने को लेके, पहनने को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे। अच्छा चलिए, खाने की बात कर लिए तो फेवरेट डिश आपकी राजस्थानी? मेरी फेवरेट डिश राजस्थानी केर सांगरी की सब्जी, ओके, बाजरे की रोटी और कढ़ी बहुत पसंद है। हाँ, ये बिल्कुल टिपिकल राजस्थानी डिशेस है ना, जो यहाँ पे मिलती भी नहीं है जयपुर में, जो बिल्कुल टिपिकल गांव में ही मिलेगी। हाँ, मैं जब पेरिस में जाती हूँ ना तो मैं बाजरी का आटा साथ लेके जाती हूँ। वहाँ पे है ना दही है ना, बहुत सारी वेराइटीज की दही मिलती है, लेकिन खट्टी वाली नहीं मिलती। तो जब मुझे कढ़ी बनानी होती है तो मैं वो जो नॉर्मल दही लेके आती हूँ, फिर उसके अंदर नींबू डाल के खट्टा करके फिर कढ़ी बनाती हूँ। मतलब राजस्थानी कहीं भी चला जाए, लेकिन हाँ, खाना पीना तो जैसे एक बार हम लोग लंदन से ब्रेडफोर्ड जा रहे थे,
तो हमने सुबह सुबह का टाइम था तो खाना पैक करके लेके गए। तो बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो जब मतलब रास्ते में भूख लगी तो जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला तो वो मैंने जो मिर्ची थी वो फ्राई करके लेके गई। तो ड्राइवर ऐसे देख के पीछे देख रहा, इट्स इंडियन। उनको Smell आ खुशबू आ गई गई, खाने की। हाँ, कि इंडियन खाना है। तो मुझे इंडियन मतलब राजस्थानी खाना ही अच्छा लगता है। तो किसी फॉरेनर को कभी टेस्ट कराया आपने इंडियन खाना? हाँ, बहुत। कैसा लगा उन्हें? उनको तो बहुत अच्छा लगा। मैं उनके लिए कैसे खाना बनाती हूँ, मतलब मसाले सारे डालती हूँ एक्सेप्ट चिली। वो मिर्ची नहीं खाते ज्यादा? बिल्कुल। वो सारा सिर्फ और सिर्फ फीका खाना खाते हैं, मतलब नमक भी नहीं, बोले नमक भी अच्छा नहीं है। तो और मिर्ची तो बिल्कुल वो मिलती नहीं है। एग्जैक्टली। अभी तो वहाँ पे भी काफ़ी मतलब चेंज हो गया है। जब मैं 2006 में गई थी तब तो मिर्ची की मुझे है ना कहीं आसपास ही नहीं सुगंध आती थी कि कहीं मिर्ची है। मुझे बड़ा वो दुख होता है कि मिर्ची नहीं है, मतलब खाना राजस्थान हाँ तीखा। वहाँ तो क्या इतनी बड़ी ब्रेड मिलती है, हाँ। वो जो सैंडविच बनाते हैं इतनी लंबी लंबी ब्रेड मिलती है, वो लेके और उसके अंदर कुछ भी आप चीज़ फोमाज वगैरह डाल के सलाद डाल के और सैंडविच बना के, और वो तो चलते चलते सैंडविच बना के और रास्ते में खा लेते सबवे का। हाँ, लेकिन हमारी तो जैसे रोटी को चूर के और ना खाए तो मतलब तब तक खाना नहीं, हाँ लगता नहीं खाना खाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस बताया आपका, काफी कलरफुल एंड मजेदार एक्सपीरियंस रहा Thank you था जी। तो जैसे लाइक मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि हम जब भी भील जनजाति की बात करते हैं या राजस्थान में भी बात करते हैं तो लड़कियों को इतना आगे नहीं आना दिया जाता है, हाँ, जो कि हर जगह होता है। तो आपके लिए क्या क्या स्ट्रगल्स आए कि आप इतना आगे तक आई, अब बहुत अच्छा काम भी कर रही है, perform भी कर रही है? जब छोटी थी तब लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया। मैं सबसे लास्ट हूँ, और जब मैं 1 साल की थी तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। फिर और उसके बाद 5 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो मेरे एक भाई थे और हम 5 बहनें। तो सबसे बड़ी वाली बहन की शादी हो गई थी और मैं सबसे छोटी थी। तो पापा ने मुझे स्कूल में डाला था। पापा का सपना था कि मैं वकील बनूं, लेकिन मैं बच्ची थी और गांव में रहते थे तो इतना वो क्रेज़ था नहीं कि स्कूल जाए पढ़ाई करे ये वो। तो लाइक मैं 6-7 महीने गई और 6-7 महीने के बाद में पापा की डेथ हो गई थी। स्कूल ज्वाइन करने हाँ, के 6-7 महीने में? हाँ, फिर उसके बाद हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम घूमतू लोग हैं, मतलब लाइक स्थायी कोई निवास नहीं होता है? हाँ, निवास नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब जो मेरे अंकल आंटी मेरे दादी वगैरह ये तो डेरा लेके फिरते थे। और मेरे पापा तो जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मेरे पापा एक जगह सेटल हो गए थे। हमारा घर है अभी आप जोधपुर में रह रही हैं? नहीं, मेरा गांव है वो लवाउट पड़ी है मेरा गांव, ओसिया के पास। तो मेरे पापा जब मम्मी की डेथ हुई उसके बाद में पापा वहीं सेटल हो गए। तो एक घर बनाया था, झूपड़ा था, एक ही था, और वहाँ बैठ गए थे। फिर मेरे दादी ने कहा था कि दूसरी शादी कर लो। तो पापा ने क्या कि अब मैं क्या करूँगा शादी करके, मेरे ऑलरेडी 5 बेटियाँ हैं और एक बेटा है, तो मैं शादी नहीं करूँगा। और आप सबसे छोटी? हाँ, सबसे लास्ट मैं ही हूँ। तो फिर पापा ने अच्छा भी किया, शादी नहीं की, दूसरी मम्मी नहीं आई। फिर उसके बाद जब पापा की डेथ हुई थी तो आपको पता अभी तो काफ़ी मॉडर्न हो गया और अभी तो लाइक लड़के आदमी फैमिली अकेले भी रह सकते थे। उस टाइम में मतलब उस ज़माने में कोई अकेला नहीं रहता था। अगर अकेला रह भी रहा तो अंकल के घर जाके सो, घर पे भी अकेले नहीं सोते थे। और हम तो वैसे गांव में थे तो ये मतलब गर्मियों की टाइम इतनी आंधी और वैसे मतलब ऐसे चलता तो डर लगता था। तो जब मेरे पापा की डेथ हो गई उसके 3 महीने बाद में मेरी दादी ने कहा कि हम इस गांव से दूसरे गांव जाएंगे डेरा लेके। तो हमें बड़ा शौक हुआ क्योंकि हम तो पापा के साथ ही रहते थे। तो हमने बोला कि भाई हम कैसे जाएंगे डेरा लेके, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे और हम इनके साथ ही चलेंगे, क्योंकि भैया अकेले थे और हम 4 बहनें थी। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो पाया? हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था क्योंकि पेरेंट्स थे ही नहीं। तो भैया ने कहा कि हम इनके साथ कैसे जाएंगे, क्योंकि मेरे अंकल के पास तो वो था ऊँट गाड़ा। तो और मेरे जो बुआ है उनके पास ये गद्दे थे,
जो होते हैं ना, उनके ऊपर वो डेरे जाते थे। हमारे पास तो कुछ नहीं था, तो हमने कहा कि हम कैसे जाएंगे। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, हम अंकल के साथ चलेंगे। फिर अंकल के साथ हम हमारा जो खाने पीने का सामान और ये पैक करके, हाँ, 2 महीने के लिए गए थे। लेकिन वो बड़ा टफ ट्रैवल, मतलब मेरी वो लाइफ का सबसे बड़ा। जैसे कि रात को हम सोते थे, नीचे सोते थे, तो रात को इतनी आंधी चल रही थी, तो इतनी धूल मिट्टी आती, सुबह उठते तो ऐसे मतलब शरीर पे ऐसे धूल मिट्टी होती थी कि फिर 1 महीने में हम परेशान हो गए थे। भैया को बोला कि हम घर चलते वापस। तो भैया ने कहा हम चलेंगे, ये सब लोग डेरे वापस चलेंगे तब हम चलेंगे। तो फिर उनके साथ साथ हम वापस आए और उसके बाद फिर कहीं नहीं गए। तो डांस जो आप नृत्य करती हैं वो माता पिता, क्योंकि शुरू से जब आप बहुत छोटी थी तभी छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद किसने? मेरे बड़े भाई ने और मेरी बड़ी सिस्टर ने, उन्होंने। लेकिन वो डांस नहीं करते थे। डांस मेरी ननियाल की साइड में करते थे ज़्यादा, मेरे पापा की साइड में अब करते, पहले नहीं करते थे। तो फिर उसके बाद में मौसी जी ने कहा कि मैं छोटी सी थी, चुलबुली तो थी, तो मौसी ने कहा कि मेरे साथ चलो, कि मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। फिर मैं मौसी जी के साथ आ गई और जोधपुर में। फिर उसके बाद मैंने 2-3 साल जोधपुर में काम किया मौसी जी के साथ, और मैंने सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो लचक तो थी मेरे शरीर में, बॉडी में, बट फिर भी मैं देख देख के सीखती थी कि मुझे डांसर बनना, अच्छी बनना, और मैं डांस करूँगी आगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे? हाँ, फिर वहाँ से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग होली पे बहुत दूर दूर जाते थे, बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जहाँ पे भी हमारे जो राजस्थानी जो रहते हैं वो होली का शोज करवाते थे। तो हम पूरा टूर करते रहते थे इंडिया में भी, और शादियों का, होटलों में, सब तरह का। जैसे आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल आपने किया। जी बिल्कुल, काफ़ी ट्रैवल किया। तो अक्सर ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि जब लड़कियां स्पेसिफिकली, चाहे वो कोई समुदाय की बात नहीं है या फिर सपेरा समुदाय की लड़कियां अकेली ट्रैवल करती है, क्योंकि हम एक्टिंग करियर में भी देखते हैं कि कास्टिंग काउच नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल, जहाँ गलत नजर से देखा जाता है या फायदा उठाने की कोशिश। ऐसा कुछ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो थैंक्स गॉड कभी मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं पहले छोटी थी तो 2002 से लेके और 2009 तक मैं कहीं पे भी जाती थी तो मेरे भैया मेरे साथ जाते थे। जब मैं पेरिस जाती थी तो मेरे भैया मुझे दिल्ली तक ड्रॉप करके आते थे, तो हमेशा मेरे भैया साथ में रहते थे, तो मुझे कभी वो डर फील नहीं हुआ। और वैसे भी हम तो राजस्थानी नारी है, तो डर तो अंदर है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये जर्नी में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपके लिए क्या रहा, कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगलिंग पॉइंट था कि इसमें आपको बड़ी दिक्कत आई, कि ये चीज़ फेस करने में सबसे ज़्यादा परेशानी आपको हुई? फेस करने में कुछ ज़्यादा तो नहीं आई, लेकिन जब मैं बाहर होती थी ना, जब पहली बार गई तब मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी। हाँ, बाहर की कंट्रीज में जब आप गई तो लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा लैंग्वेज की होती थी। बाकी तो हम राजस्थान है तो कहीं ना कहीं जुगाड़ बना लेते हैं। ओके, अभी कितनी लैंग्वेज बोल लेती हैं आप? अभी मुझे इंग्लिश, फ्रेंच, थोड़ी बहुत इटालियन भी बोल लेती हूँ। हाँ, और थोड़ी बहुत स्पेनिश। अगर एक सेंटेंस आप मुझे फ्रेंच या इटालियन में कुछ भी बोल के बताएं। फ्रेंच में बोलते हैं नमस्ते को बोजरू। हाँ, बोजरू। एक सेंटेंस। हाँ, और कैसे हो तो बोलते हैं सावा। ओके, सो 4 से 5 लैंग्वेजेस आपने सीख लिए, हिंदी, इंग्लिश। क्योंकि अब वही है ना कि जैसा देश वैसा वेश, जैसी संगत वैसी रंगत, तो लैंग्वेज तो आ ही जाती है, क्योंकि पिछले 19 सालों से रह रही उनके साथ, तो अब ढल चुकी है उनकी लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं। लैंग्वेज, खाना, कल्चर, मतलब खाना भी पसंद करती हैं आप बाहर का? हाँ, मैं जब वहाँ रहती हूँ तो रोटी कभी कभी घर बनाती हूँ, और बाकी फ्रेंच खाना खा लेती हूँ, सलाद वगैरह, चीज़। क्या फेवरेट क्या डिश रहा आपका फ्रेंच? हाँ, फ्रेंच का मुझे सबसे अच्छा सलाद लगता है। सलाद, ओके, पेट भर जाता है सलाद? हाँ, उसको बोलते हैं घास फूस, क्योंकि हम नहीं खाते ना, तो इंडियंस को नहीं पेट भरता है सैलेड हाँ, से। लेकिन फिर वहाँ का मौसम के हिसाब से ना वो खाना सूट हो जाता है। और ब्रेड आती है, उसको बगेट बोलते हैं, जो लंबी इतनी बड़ी, वो आती है, वो खा लेती हूँ सलाद के साथ। मतलब अब हैबिट हो गई आपको? अब हैबिट हो गई। बाकी पहले तो मुझे हैबिट तो है, अभी भी है, लेकिन मैं हमेशा अचार और लहसुन की चटनी
ये 2 चीज़ें हमेशा मैं साथ में रखती हूँ, बैग में रहता है। बैग में रखती हूँ। जब भी मुझे मिर्ची खाने का मन करता है तो मैं वो डाल के और खा लेती हूँ। सर्वाइवल, हाँ, जो सर्वाइव करने में मदद है। स्पाइसी क्योंकि नहीं खा पाते इतना, वो मतलब। अच्छा, सबसे अच्छा कहाँ लगा कि ये कंट्री बहुत अच्छी लगी? मैंने इतनी सारी कंट्रीज घूमी, मुझे सबसे अच्छा जो वो लगता है फ्रांस लगता है। फ्रांस, जहाँ आप अभी ज़्यादा जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ, पेरिस। और वहाँ के छोटे छोटे गांव बड़े अच्छे हैं, काफ़ी कल्चर्स स्टोरीज हैं और लोग बहुत अच्छे हैं। हालांकि सारी कंट्रीज़ के अच्छे हैं, लेकिन आपको वही होता है ना कि आप जहाँ ज़्यादा रहते हो तो आप उधर ही ज़्यादा घुल मिल जाते हो। तो हाँ। एक जैसे इंडिया का कल्चर एंड फ्रांस का कल्चर, कोई मेजर डिफरेंस आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत अलग है, इंडिया में बहुत अलग है, या कुछ चेंज इधर? बिल्कुल चेंज है, रात दिन का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि भाई फैमिली में अगर पापा जी कमा रहे हैं और फैमिली में इवन 10 मेंबर है तो वो आराम से बैठे, कोई बात नहीं, पापा जी कमा रहे, हम सब खा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे बच्चा 18 साल के बाद में जो नाबालिग हो जाता है, उसके बाद में वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहता है और वो अपना पेरेंट्स से सेपरेट रहता है और वो अपना खुद देखता है। वो स्टूडेंट पढ़ाई भी करता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है और वो इंडिपेंडेंट है। वो अपना खुद की बात खुद कर सकता है, वो पेरेंट्स से नहीं पूछता। और नहीं पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि भाई आप किससे शादी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बस संडे को वो मिलते हैं पेरेंट्स से, बातचीत करते हैं, खाना पीना खा लेते टाइम होता है तो, बाकी इतना नहीं। बाकी हमारे तो यहाँ इंडिया में तो भाई कौन आया कौन गया, बेटी कहाँ गई, कहाँ रह रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बेटी से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बेटी से ही है। जैसे कि मैं वहाँ रहती हूँ पेरिस में, मेरा फ्लैट है 7 मंजिल का है। तो मेरी 2 फ्रेंड है जो मेरे जस्ट आमने सामने रहती, मैं उनको जानती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं राजस्थान में हूँ, जहाँ मेरा घर है या जहाँ मेरा गांव है, तो मुझे सारे लोग जानते हैं। अच्छा ये तो उनकी बेटी है, अच्छा ये तो उनकी पोती है, अच्छा ये तो वो है, अच्छा ये वो। लेकिन वहाँ पे किसी को इतना मतलब वहाँ नहीं कोई मतलब नहीं। आप कैसे रह रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आप किसके साथ जा रहे हो, आप कैसे पहन रहे हो, मतलब यू आर टोटली फ्री। लाइक इतना ताका झांकी नहीं कोई है नहीं यहाँ पे, ताक झांक बहुत ज्यादा यहाँ पे, इंडिया में कर देते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो ये चीज अच्छी है। देखिए ठीक है, यहाँ तक अच्छा लगता है कि चलो भाई कौन है क्या है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग दूसरे की पंचायती ज्यादा करते हैं, मुझे लगता है दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ बहुत ज्यादा देखते रहते, भाई इनके घर कौन आया, आज किसकी गाड़ी आई है, आज कौन आया है, कौन जा रहा है किधर, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत होती है, वहाँ नहीं होती। वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ आप है, आप कहीं प्रेजेंट है तो बस आप है, आपका नाम है, दैट्स इट। आपको उनको कोई मतलब नहीं आप कौन क्या, टोटली यू आर फ्री। अच्छा, आपकी जर्नी रही कालबेलिया जो डांस है, तो आइडियल किसको मानती है यहाँ पे अपना? मेरे जो आइडियल है, जो गुलाबो सपेरा जी पद्मश्री है जयपुर से, और जो हमारे कालूनाथ जी है वो जोधपुर से, उन्होंने ही ये स्टार्ट किया है। एंड वो काफ़ी जी अच्छा पद्मश्री भी उन्हें मिला। हाँ जी, उनको पद्मश्री मिला गुलाबो जी को, और हमारे कालूनाथ जी को उनको मारवाड़ रत्न मिला है। तो गुलाबो सपेरा जी की आपने बात की, मैंने उनका एक क्लिप देखा, एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मुझे गाड़ दिया था। हाँ जी बिल्कुल, रिश्तेदारों ने। लेकिन मेरी माँ बाद में मुझे वहां से निकाल के लाई और मैं एक चमत्कार की तरह हूँ क्योंकि इतने घंटे गाड़ने के बाद मैं जिंदा रही। तो ऐसा कुछ कम्युनिटी में होता है, समुदाय में, कि लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया जाता? जी बिल्कुल होता था, डेफिनेटली होता था। राजस्थान में तो होता ही था कि भाई ज़्यादा लड़की हो गई तो इनकी शादी करनी पड़ेगी, इनको दहेज देना पड़ेगा, ये वो सारी चीज़ें। तो पहले इतना वो मतलब इतनी क्या बताऊँ आपको, इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि भाई के लड़कियों को आगे बढ़ाए। इवन लड़कियों को पहले पढ़ाते भी नहीं थे। ये होता कि बस घर का काम चूल्हा चाटी करो। आपको ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला कि लड़की हो तो कुछ भेदभाव? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मैं हमेशा ही चुलबुली रही और हमेशा मैं मेरी जगह पे बेस्ट रहती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा अभी कुछ बदलाव आया है चीज़ों में कि लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, या वैसी ही हालात बने हुए हैं? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत बदलाव आया ज़्यादा, क्योंकि अभी और आना भी चाहिए। अभी तो हमारी भी लड़कियाँ
पढ़ाई भी कर रही है और कुछ लड़कियां जॉब भी कर रही है, कुछ लड़कियां परफॉर्म भी कर रही है। और हमारे इस ड्रेस को और इस विरासत को हमें बहुत अच्छे अच्छे मंच मिले हैं, तो हम अब वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करते हैं और दुनिया में नाम करते, तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो सबसे अच्छा लाइक आपका कौन सा, इतनी जर्नी रही आपने परफॉर्म किया, सबसे अच्छा पल वो कौन सा था, या ऐसी कोई अचीवमेंट आप बताना चाहें कि उस टाइम मैं बहुत खुश थी? क्या बताऊं, मुझे सबसे अच्छा लगा था तब मैं कॉमनवेल्थ गेम में परफॉर्म किया था स्कॉटलैंड ग्लासगो में 2014 में। फिर उसके बाद मैंने परफॉर्म किया कान फिल्म फेस्टिवल में 2024 में, और मैंने फ्रेंच गोल्ड टैलेंट में परफॉर्म किया 2022 में। और बेसिकली जो स्पोर्ट्स ये इवेंट हाँ, उसमें आपको बहुत अच्छा जी, लगा। और जो 2024 में हुआ था पेरिस में ओलंपिक गेम, उसमें भी परफॉर्म किया। और सबसे अच्छा मुझे लगा जब मोदी जी 2023 में, जब आई थिंक मुझे सन याद नहीं, पर जब वो पेरिस आए तो वो इंडियन एम्बेसी में तब आए थे, और फिर उनका एक होटल में स्टे था, तो हम जितने भी जो इंडियन लोग होते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए गए थे। तो मैं स्पेशली गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने राजस्थानी ड्रेस पहनी तो मोदी जी बोला, अच्छा आप तो राजस्थान से आई हो क्या? जी, मैंने कहा मैं राजस्थान से आई हूँ। तो मुझे वो पल बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जी, था बहुत आपके लिए। अच्छा, स्पेसिफिकली हम आपको जानने की थोड़ी कोशिश करें कि जी, सेनू जी को क्या पसंद है, हॉबीज क्या है आपकी? मेरी हॉबीज, मुझे क्या क्वेश्चन? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। ओके। हाँ, स्पेशली मुझे जो राजस्थानी खाने हैं वो बहुत पसंद है, और मैं बनाती भी हूँ घर पे, बच्चों को, फैमिली को खिलाती भी हूँ। जो मेरे सिस्टर के बच्चे हैं उनको, और भाई के बच्चे हैं। और बाकी मुझे डांस करना बहुत, ये तो मेरा ऑलवेज फेवरेट है। ये तो ऑब्वियस है। हाँ, और शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये सबका कॉमन है लड़कियों का। नहीं, मेरा कुछ ज़्यादा ही है। ओह। हाँ, मैं जब पेरिस में भी रहती हूँ ना, तो जब मेरा शोज होता है, कुछ होता है तो ठीक है, वो कर लेती हूँ। बाकी मैं चली जाती हूँ मॉल में घूमने के लिए। घूमना और शॉपिंग करना बहुत पसंद है। बाकी ट्रैवल भी बहुत पसंद है, वो तो मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा। ट्रैवल तो आपको काफ़ी, क्योंकि आप परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं कि आप घूमती ही रहती हैं। उसके लिए तो साथ में काम भी चलता रहता है एंड ट्रैवल भी चलता रहता है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि जो जनजाति होती है, भील या सपेरा, यहाँ पे जब कोई किसी की डेथ हो जाती है या कोई चला जाता है तो वो हमारे जैसे होता है कि अग्नि देने का होता है और एक होता है गाड़ने का, तो आपके में गाड़ने का होता है? हाँ, हमारे कालबेलियों में गाड़ने का होता है, उनको समाधि देते हैं। ओके। तो एक मैंने अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था राजस्थान के कई हिस्सों में कि अब जो जनजाति के लोग हैं, जो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उनको जमीन नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, वो तो हो ही रही है। वो तो मतलब ये तो शुरू से ही है, हो क्या रही। पहले तो हमारे पास, पर अब इसको एड्रेस अब किया गया है क्योंकि ये रिपोर्ट भी ज्यादा पुरानी नहीं है। हाँ, अभी किया गया, क्योंकि पहले तो हम वैसे घुमक्कड़ जाति से आते हैं, तो हम घूमते रहते थे कि भाई आज यहाँ पे हमारा डेरा है, कल को हम कहीं दूसरे गांव जाएंगे, परसों को कहीं दूसरे गांव जाएंगे। तो हमारी बेसिकली हमारे पास कोई जमीन नहीं थी। अगर देखा जाए तो हमारे मतलब हमारे जो दादा परदादा होते थे ना भाई, जिनके आजकल सबके है कि भाई ये दादा की प्रॉपर्टी है, ये पापा की प्रॉपर्टी है, तो हमारे विरासत में हमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिली, क्योंकि हमारे जो डेरे होते थे वो घूमते होते थे। आज इधर उधर तो कोई ठिकाना नहीं। प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, मतलब हाँ, पहले भी मिलती थी। अभी तो चलो कुछ लोग हैं जो अभी लाइफ को बहुत आगे बढ़ गए, उन्होंने मतलब मेहनत करके अपना खेत वेत घर वर बना लिया, स्थायी हो गए। हाँ, अब स्थायी हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक भी कुछ नहीं दिया कि भाई ये आपकी ज़मीन है, आपके ये शमशान घाट है, वो जो भी है अभी तक भी नहीं दिया। अभी तक भी ऐसा नहीं हो पाया नहीं है। हो तो आप कोई रिक्वेस्ट या कोई ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए जल्दी हाँ, से जल्दी? बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि हम भी कालबेलिया एक राजस्थानी हैं और हमें भी हक है, जिनको सारी जातियों को जो मिलना हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी तो एक राजस्थानी नागरिक है। अच्छा, कालबेलिया जनजाति के बारे में जब बात की जाती है तो
सबसे पुराना जो उनका जीविका का साधन या प्रोफेशन हम कहें तो वो सांप पकड़ने का हाँ, है। हमारा उसके बारे में थोड़ा सा आपने देखा होगा जी बचपन में? बिल्कुल जी। जब मैं छोटी थी तो मेरे अंकल थे, मेरे पापा के छोटे भाई, वो जाते थे जंगल में, सांप को पकड़ के लेके आते थे। तो हमें बड़ा वो होता था कि अभी सांप आएगा, हम उसका डांस देखेंगे, क्योंकि हम तो अच्छा, सांप भी डांस करता है? हाँ बिल्कुल। जब वो जाते थे जंगल में, सांप को पकड़ के लेके आते थे और फिर घर पे लाके उसको बिठा के, मतलब ऐसे उसका मुंह ऐसे पकड़ के, और फिर यहाँ से जो दांत होते हैं ना, वो जहर के दांत होते, हाँ जिसमें जहर होता, तो जहर के दांत निकाल के फिर उनको दूध पिलाते थे। और फिर जो हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है उसको पुंगी बोलते हैं, पुंगी बीन जो बजाते हैं, हाँ वो जो सांप के बजाते सामने? तो हाँ वो पुंगी बजाते थे और सांप बड़ा ऐसे ऐसे डांस करता था, ऐसे ऐसे। तो आपने तो काफी देखा होगा। हाँ मैंने देखा था, मतलब ऐसे उसी को देख देख के, जैसे कि मैंने कालबेलिया ड्रेस पहन रखी है। तो बेसिकली कालबेलिया एक सांप का ही इल्यूजन हम कह सकते हैं, कि सांप की तरह ही ऐसा हाँ हाँ, हमारा डांस भी सांप की तरह ही है। तो पहले तो लड़कियां डांस नहीं करती थी, पहले तो सांप को पकड़ के और फिर कहीं मेले में, जहाँ मेला लग रहा है तो वहाँ बैठ जाते थे ऐसे, वो सांप की एक ओडी होती थी, उसके अंदर बिठा के और फिर वो बीन बजाते थे और सांप नाचता था। हाँ, और फिर पब्लिक देखती थी, उनको अच्छा लगता था। फिर जब सरकार ने सांप पकड़ने में बैन लगाया तो फिर हमने स्टार्ट किया लड़कियों ने। हाँ, और जैसे कि कालबेलिया, हमारी कम्युनिटी जो है उनको कालबेलिया ही बोलते, और हमारे डांस को भी कालबेलिया, और इसीलिए हम ये काली ड्रेस पहनते हैं। ओह हाँ, तभी काले से ये, हाँ काले से, हाँ काला ड्रेस इन्वेंट हुआ। हाँ ये ऐसे हुआ। तो अब तो बैन हो गया है, तो अब डांस ही ज्यादा मेनली प्रेफर किया जाता है। अब तो हमारा ये प्रोफेशनल यही है, डांस ही है। अब तो डांस हाँ, तो डांस के साथ ही हम पूरे वर्ल्ड वाइड घूमते रहते। पहले सांप होता था, अब सांप है नहीं, तो अब लड़कियां डांस करती हैं। एक और अभी थोड़े समय पहले एक विवाद आया था, ज्यादा दिन उसको नहीं हुए, जिसपे आपने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जैसलमेर में कुछ वीडियोस बड़े वायरल हुए, हाँ, जहां पर कहा गया कि जो कालबेलिया डांसर्स हैं या नहीं भी हैं शायद कम्युनिटी के, लड़के लड़कियां बनकर डांस कर रहे हैं और अल्कोहल परोस रहे हैं। उस पर आपने बोला? हाँ जी बिल्कुल। देखिए कि अगर जहाँ कालबेलिया ड्रेस की बात आती है या फिर ड्रेस, आप कोई सी भी कल्चर की ले लो, राजस्थानी ड्रेस, आप कोई सी भी पोशाक पहन के आप एक डांस को, वल्गैरिटी या उस ड्रेस को आप गंदे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चाहे वो कालबेलिया ड्रेस हो, चाहे वो राजपूती पोशाक हो, चाहे कोई भी अन्य, मतलब राजस्थान की कोई भी ड्रेस हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती होती है वो एक औरत की बेइज्जती होती है, एक कम्युनिटी की। तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम तो डांसर्स हैं। अब राजस्थान में चाहे जैसलमेर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो जो बाहर के लोग आते हैं राजस्थान का कल्चर देखने, तो आप क्या उनको शो करोगे? वल्गैरिटी परोस रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो नहीं, मतलब अगर बाहर से कोई लोग आता है तो आप राजस्थान को क्या सबसे ज़्यादा, क्या मतलब उनको क्या दिखाओगे? उनका गाना गा के, केसरिया बालम गा के, तिलक लगा के उनका वेलकम करोगे, फिर उनको कल्चर दिखाओगे कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी कालबेलिया डांस, ये भवाई है, ये तेरह ताली, ये घूमर, ये हमारा कल्चर है। फिर गाना गाओगे, फिर उसके बाद आप जो राजस्थानी खाना खिलाओगे, फिर राजस्थानी कपड़े, तो ये हमारा राजस्थान का कल्चर है। और अब इसके अंदर आप एक तो आप ट्रेडिशनल जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑडियंस को लगता है कि हाँ वाकई में ये बहुत रिच कल्चर है, ये वो। लेकिन आजकल क्या है कि पता नहीं राजस्थान किसकी तरफ जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ हमारे कालबेलिया कम्युनिटी की भी लड़कियां हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कालबेलिया ड्रेस क्या होती है, कालबेलिया धरोहर क्या होती है, ये कल्चर क्या होता है। बस वो ड्रेस पहन लेती है और खुले बाल कर देती है, चश्मा पहन लेती है और फिर वो डीजे पे डांस करती है। ये तो कोई कल्चर एक बात आपने ये भी बोली थी कि शायद वो आज मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट किसका था, कि घूंघट भी नहीं लिया जा रहा है, सीधा उसको ड्रेस को भी बहुत अधूरा सा प्रेजेंट किया जा रहा है। हाँ, ऐसे मतलब जैसे कि अब देखिए, मैंने प्रॉपर एक ड्रेस पहन रखी, तो एक जो
औरत का होता है वो एक प्रॉपर वो ब्यूटी होती है, जब वो प्रॉपर अपनी ड्रेस में सुंदर लगती है, वो जब पूरा ड्रेस पहनती है। आजकल लड़के हैं, लड़के हैं, जैसे लड़के भी कुछ है जो वो डांस करे लड़की बन के, तो आजकल आपको पता है कि बॉडी के पार्ट चेंज करवा दो, ट्रांसजेंडर वो बन गए, तो अब ऑडियंस को ये नहीं पता कि लड़की है लड़का, फिर ये नहीं पता कि ये कालबेलिया है या अन्य कास्ट का। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कास्ट, यूनिफॉर्म देख के पता नहीं चलता। वो तो सिर्फ हम तो भाई, जैसे आज मैं आपके बीच में हूँ तो मैंने आई कालबेलिया ड्रेस पहनी है, तो मुझे मेरी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि हाँ कालबेलिया ड्रेस है तो ऑफिशियली कालबेलिया डांसर होगी। तो वैसे जो अगर दूसरे देखते तो उनको ये लगता कि कालबेलिया होंगे। फिर वो जो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, कुछ इस तरीके से कपड़े पहन के और मतलब पब्लिक के साथ वो डांस करते हैं, तो एक मतलब कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी महसूस होती है। कहीं ना कहीं हम कल्चर को ही, कल्चर को आप एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर लोगों को एंजॉय करनी है तो वो कल्चर देख के, अच्छा गाना बजाना देख के, अच्छी जो हमारे राजस्थान में बहुत सारी हिस्टोरिकल जो प्लेस है वो देख के, ये सारी चीज़ें उनको मतलब एक ट्रेडिशनल रिप्रेजेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप ये डीजे या वल्गर डांस, ये तो जाओ आप दिल्ली, बॉम्बे, गोवा में बेली डांस ये तो होता है, उधर हो, वो तो उनका डांस तो वहाँ होना है, वहाँ होता है क्लब में, बार में। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का ये भी मतलब है कि एटलीस्ट कालबेलिया कल्चर को इसमें शामिल ना किया जाए, मैं तो वल्गैरिटी इसमें इंक्लूड ना मैं करें। तो ये कहती हूँ कि कालबेलिया हो, चाहे भवाई हो, चाहे घूमर हो, चाहे चरी हो, कोई सा भी राजस्थानी डांस जो जिसका जो प्रोफेशनल है वो उसी फेम में रहने दीजिए। उसको प्लीज़ आप छेड़छाड़ ना करें, उसको चेंज ना करें, क्योंकि चेंज करेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है उसको आप क्या दिखाओगे? क्योंकि कल्चर नहीं बचेगा, कल्चर नहीं बचेगा अगर बन चुका है। हाँ, और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू मतलब अच्छा ही कम दिखाते लोग और बुराई ज़्यादा दिखाते, तो फिर आने वाले बच्चे ये देखेंगे कि अच्छा ये था क्या कल्चर कालबेलिया, अच्छा ये था क्या राजस्थानी, अच्छा ये था क्या भवाई, घूमर डांस, जो भी। जैसे कि अभी कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं बाहर के, तो अच्छा फॉरेनर्स को भी आप सिखाती है डांस? जी, मैं हर साल कम से कम मेरी वर्कशॉप होती रहती है 10-12, तो उसके अंदर काफ़ी मतलब सालाना आप देखोगे तो 5-6 हज़ार स्टूडेंट सीखते हैं मेरे से डांस। मैं वहाँ पे भी सिखाती हूँ, प्लस इंडिया में भी आते हैं वो सीखने के लिए, स्पेशली वो राजस्थानी कालबेलिया डांस सीखने के लिए यहाँ तक आते हैं। तो वो बोलते कि हम आपके कल्चर का बहुत मान सम्मान करते हैं, हम बहुत रेस्पेक्ट के साथ अगर हम ड्रेस भी पहनते हैं, तो आप देखिए कुछ वीडियो दिखाऊंगी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इतना अच्छा डांस करती है और वो इतनी अच्छी ड्रेस के साथ मतलब पूरी पूजा पाठ करके फिर वो स्टेज पे जाती है। तो मुझे बड़ा गर्व होता कि देखो मतलब ये लोग अपना कल्चर कैसे पसंद करते हैं और कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम खुद ही, यहाँ पे तो हम खुद ही डीजे पे डांस कर रहे हैं, लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं, खुले बाल है, चश्मा पहन कर बस धाम धूम हो रहे। उनको ये नहीं पता कि ये कल्चर है क्या, नहीं, बस मस्ती ले रहे। तो ये मस्ती तो आप वैसे ही ले सकते हैं ना, बिना एक ड्रेस के साथ। आपको मस्ती लेनी है तो फिर आप उसी तरीके से लो। आप क्यों एक ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन के और उसको एक वल्गैरिटीज दिखा रहे हो? तो ये हमारी मतलब बेइज्जती है। बिल्कुल। तो अगर हम ड्रेस पर बात ना करें, और सोशल मीडिया पर आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारी जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सिर्फ फेम के लिए, फॉलोअर्स के लिए बहुत वल्गर कंटेंट कहीं ना कहीं परोस रही हैं। जी बिल्कुल, उनको ये मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में बिल्कुल व्यूज है, और उनको ये नहीं पता कि ये एक ट्रेडिशनल है। उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हमें फेमस होना है, हमें व्यूअर्स लेना है, हमें फॉलोअर्स लेना। अरे भाई, आपको व्यूअर्स फॉलोअर्स लेना तो और भी कुछ कर सकते हो। मतलब एक ट्रेडिशनल को दूसरे वे में क्यों लेके जा रहे हो? तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानती हैं कि इस तरह से सिर्फ व्यूज के लिए वल्गैरिटीज ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर परोसना गलत है, क्योंकि बच्चे भी चला रहे हैं आजकल। बिल्कुल, आजकल आपको पता है सब बच्चे, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर होती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि कल्चर एक बचा रहेगा। हाँ,
बिल्कुल, आपने मतलब हर जगह जहां आपको लगा कि इस तरह से कल्चर को खराब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या गलत तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, वहां आपने बोला। देखिए जैसे कि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं एक पोशाक पहन के घूमती हूँ। मैं क्यों घूमती हूँ? क्योंकि वो मेरा मान सम्मान, मेरा राजस्थान, मेरा इंडिया, इसीलिए लोग मुझे देखते हैं कि अच्छा ये राजस्थान से है, तो कितना बड़ा गर्व होता है। जब मैं एक ड्रेस पहन के निकलती तो लोग रोडों पे फोटो खींचते, अरे वाह ये कैसी सुंदर सी लड़की, कैसी मतलब एक कैसी अच्छी ड्रेस पहन के निकल रही है। तो जैसे कि यूरोप में कोई कल्चर नहीं, वो तो सारे जीन्स टी शर्ट ये पहन के घूमते, कैजुअल है, लाइक हमारी तरह कोई नहीं। वो तो ऐसे बोलेंगे ना तब पता चलेगा कि अच्छा ये फ्रेंच है, ये इटालियन है, ये स्पेनिश है, ये जर्मन है, ये स्विस है। वैसे तो किसी की शक्ल नहीं दिखेगी कि ये कौन है। बट हम इंडियन जब देख के, कॉस्ट्यूम देख के, हाँ जब हम इंडियन निकलते तो हमारी कॉस्ट्यूम देख के और वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा ये इंडियन है। जैसे कि हमारी जो भारत सरकार से हम जाते हैं ICCR से, मैं 3 बार जा चुकी हूँ। मेरे 3 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, भारत सरकार ने मुझे दे रखे, और जो मेरा फॉर्मल पासपोर्ट है वो अलग है। तो हम जब जाते हैं तो हम VIP एंट्री से जाते हैं, तो हमारे मतलब ये राजस्थान ड्रेस पहन के जो हमारे जो कलाकार है लंगा मंगनियार्स, वो सापा पहन के जाते हैं, तो वो देखते यहाँ से तो VIP निकलते, ये कौन है? अच्छा लगता है। हाँ, बड़ा प्राउड फील होता है कि जहाँ से जो मोदी जी जिस रास्ते से निकलते हैं हमें भी उसी रास्ते से निकालते, तो कितना प्राउड फील होता है। वो क्यों होता है कि हम एक कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, यूनेस्को ने कालबेलिया डांस को 2010 में मान्यता दी, जिसके बाद ये बड़े स्तर पर बाहर भी जो है काफी ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। क्या क्या चीजें बदली इसके बाद? बदली तो ये है कि मतलब कहीं पे भी जाते हैं अच्छा परफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिल गई, बहुत अच्छी मिल गई। कभी किसी फॉरेनर ने आपके शो के बाद आके कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैम आप बहुत अच्छा डांस करी हो, बहुत सुंदर लग रही हो? ऑफिशियली हमेशा ही जब भी डांस करती हूँ तो ऐसे मतलब ऐसे हो जाते हैं, वाह क्या डांस है, मतलब बहुत बहुत ही पसंद करते हो। क्योंकि इंडिया कल्चर में बहुत ज्यादा रिच है, इतना आपको शायद कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना कल्चर है। हाँ, और स्पेशली मैं कहूँगी कि राजस्थान तो सबसे बेस्ट है पूरा वर्ल्ड में। आप कहीं पे भी देख लो, जो राजस्थान का जो खान पान पहनावा जो ट्रेडिशनल है बहुत ज़्यादा है, इतना तो कहीं पे भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल, अब आपने सब कुछ कर लिया है, काफी फेमस भी हो चुकी है, अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन भी है, तो लाइफ पार्टनर कोई है जिंदगी में? अभी देखिए फैमिली में मैं लास्ट हूँ, तो अब मेरी बारी है। तो कुछ पसंद किया है? बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं तो इतना टाइम है, और इन चीजों में मैं तो मतलब फैमिली पे ही छोड़ दिया है कि वो जिससे जो ढूंढेंगे, जो चुनेंगे वही उसी से शादी करेंगे? बिल्कुल, फैमिली का ही वही। अच्छा, चलिए खटक के माध्यम से थोड़ी सी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके लाइफ पार्टनर में, अगर आप किसी को चूज करती हैं कि ये तो होना ही चाहिए? नहीं देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं ये आप बता सकती हैं, आप व्यवहार बता सकती हैं, आप लुक्स बता सकती हैं, बस बोलने का तरीका। बस मैं यही चाहती हूँ कि एज ए मैं एक आर्टिस्ट हूँ, दुनिया में मैंने बहुत सारा ट्रैवल्स किया है, और मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक नज़दीक से देखा है, तो अब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी बंदा आए मेरी लाइफ में वो एटलीस्ट मुझे समझे, आपके काम को समझे, हाँ जी, ट्रैवल को समझे, मुझे अच्छे से समझे, बाकी और मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। तो आप चाहेंगे कि वो मतलब कोई कम्युनिटी से, जैसे आप जिस प्रोफेशन में हैं उसी में हो, या किसी और प्रोफेशन से हो? नहीं, होना मेरी कम्युनिटी का ही। ओके, लाइक कालबेलिया ही, मैं कालबेलिया में ही शादी करूंगी, क्योंकि समाज ही सबसे बड़ा है, और बट मैंने मेरी बहनों पे छोड़ रखा है, तो बहनें ढूंढेंगी, बड़ी बहनें जो हैं, हाँ वही ढूंढेगी, उन्हीं का काम है। प्रोफेशन आपके लिए मैटर नहीं करता? नहीं, जो डजंट मैटर, जैसा होने ठीक है, बस आपके प्रोफेशन को समझे, कोई नहीं। तो अभी तक आपने किसी को ढूंढ के नहीं रखा है, बट घर वालों पे डिपेंडेंट है? एक्चुअली मैंने बचपन से मैंने मेरा काम संभाल रखा है, तो ये एक जिम्मेदारी है वो मेरे बहनों पे डाल रखी है कि वो देखेंगे। सही, बिल्कुल। चलिए, एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलेंगे। रैपिड फायर, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बिना टाइम लिए 1 सेकंड में उसका जवाब देना, तभी इसमें मजा आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। पहला मेरा सवाल आपसे है, फेवरेट कंट्री? फ्रांस। इसी में ऐड करते हैं फेवरेट सिटी? सॉरी, मेरी फेवरेट कंट्री इंडिया है। ओके।
ओके, बॉलीवुड क्रश और सेलिब्रिटी क्रश जो भी हैं, जो भी पसंद हो, नेता भी हो सकते हैं, बॉलीवुड क्रश क्या वैसे भी? ऐसा तो कुछ रैपिड फायर नाम। मैंने बहुत मतलब लोगों से मिली हूँ, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो रेखा है। रेखा जी? हाँ जी। ओके, और मुझे लगता है कुछ कुछ दिखती नहीं है रेखा जी जैसे, इसलिए बोला रेखा जी। मैं पहले जब छोटी थी तो बहुत ज्यादा मिलती थी, अब थोड़ी सी हल्की मोटी नहीं, अभी भी लगता है कि आपके फीचर्स उनके जैसे हैं। रेखा जी से आपकी शक्ल काफी मिलती है। बिल्कुल, तभी आपकी फेवरेट है वो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ का सबसे कठिन फैसला, वो जिसको लेने में आपको बहुत दिक्कत हुई। इतना तो कुछ नहीं है। बाहर जाना, फैमिली से दूर हुए तब? हाँ, यही है, साल में 6 महीने बाहर रहती हूँ, तो वो सबसे बड़ा डिसीजन, फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा डिसीजन रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरी, हैप्पी मेमोरी, जब आप सबसे ज्यादा खुश हुई थी। कुछ भी हो सकती है, वो कोई किस्सा हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई थी, तब मैं एक बार फ्रेंच लैंग्वेज का मैं इंटरव्यू दे रही थी, और उसके अंदर तकरीबन 50 लोग थे। वो सारे बहुत पढ़े लिखे थे, और उन सब में से मैं एक बहुत कम पढ़ाई की थी, लेकिन उसके अंदर ये हुआ था कि फ्रांस के बारे में मुझे नहीं पता था कि जब अंदर गए थे, इंटरव्यू था एक लड़के का, तो मैंने उनको पूछा कि आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ। मैंने क्या पूछा, तो कि कुछ नहीं, कुछ कल्चर के बारे में पूछा। तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने भी बोला कि मैंने हाथ ऊपर किया था, ऐसे गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हाथ ऊपर नहीं किया था। मैंने कहा यस सर, मैंने हाथ ऊपर किया था। तो बोला अच्छा हाँ बताइए। तो फिर उन्होंने जब मेरे से फ्रेंच में इंटरव्यू लिया तो मैं पास हो गई थी। बिकॉज आपको फ्रेंच आती थी? हाँ, मुझे फ्रेंच आती थी, प्लस मैंने फ्रांस को अच्छे से देखा है, तो मुझे पता था कौन सी जगह, कौन सी चीज़, क्या, ये मुझे पता था। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गई थी, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कि एक और सवाल आपसे रहेगा, इसका आपको जवाब बिल्कुल रैपिड में देना है। अब तक सबसे महंगा शो कितने में किया? ना, ये तो नहीं बोलूँगी मैं। अच्छा, एक आइडिया, अप्रोक्स, किसी चीज़ से कंपेयर करके बता दो। नहीं, काफ़ी है वैसे तो, मैंने काफ़ी बड़े बड़े महंगे शोज किए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, प्राइस में बताइए, कौन सी जगह पे किया? जैसे कि बॉम्बे में, दिल्ली में, पेरिस में और स्पेन में। अच्छा, एक रेंज आप अगर बताना चाहें कि किस रेंज के बिटवीन आपके शोज की जो प्राइजेस होती हैं? यहाँ पे जैसे कि मेरा बाहर स्पेसिफिक कर सकती हैं आप, कंट्री या कंट्री से? नहीं, वो डिपेंड होता है कि सब जगह का अलग अलग होता है। जैसे कि राजस्थान का अलग है, फिर हम राजस्थान से बाहर जा रहे हैं तो वो अलग होता है, फिर आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे तो वो अलग होता है। तो ये सारा अलग अलग होता है, तो रेंजेस नहीं होती हैं नहीं में? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने रैपिड फायर का जवाब दिया। इसके अलावा जैसे आपने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी बताई जी, फैमिली में कैसा क्या, जैसे आप जाने लगी बाहर, शोज करने लगी, फैमिली बहुत अच्छे से? हाँ, फैमिली का देखिए, मम्मी पापा तो है नहीं, तो उनका तो सपोर्ट है नहीं। और पहले भैया का सपोर्ट था, मैं कहीं पे भी जाती तो भैया मेरे साथ थे। लेकिन 2019 में मेरे भैया की डेथ हो गई। तो भैया बड़े थे आपसे? हाँ, भैया हम 4 बहनों से बड़े थे। तो भैया की 4 बेटियां हैं और एक बेटा है, तो वो मेरे पास ही है, मेरे भाभी भी मेरे पास है। तो अब हम साथ में रहते हैं और पहले भी साथ में थे। तो मुझे सबसे बड़ा ये दुख होता है, क्योंकि मम्मी पापा की जब डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब भैया की डेथ हुई तो मेरे लिए एक पहाड़ ही टूट गया। सैड जी, बहुत, मेरी लाइफ का सबसे ये सैड मोमेंट है। अच्छा, लाइफ का गोल क्या है अपने आप को सबसे ज़्यादा कि ये अचीव करना है अभी भी? सेनू जी, जैसे कि आपने बताया कि कालबेलिया जनजाति जो होती है ये हमेशा घूम घूम कर घुमंतु जनजाति रही है, हमेशा इनके डेरे रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने बोला कि अब बहुत सारे जैसे लोग हैं कम्युनिटी में, समुदाय में, वो स्थायी हो चुके हैं और घर बनाने लग गए। जी बिल्कुल। तो अभी सरकार द्वारा कुछ समय पहले एक आवास योजना चलाई गई थी जिसमें पट्टे बांटे गए थे, क्या आपके समुदाय में भी पट्टे मिले? जी देखिए, अभी जो हमारे जितने भी जो कालबेलिया कम्युनिटीज है, वो हर जगह अपना
घर है वो अभी सेटल है, अभी बच्चे भी स्कूल पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन वो बदलाव हमने किया है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। जैसे कि अभी ये भी हमारे राजस्थान में है कि भाई SC/ST का वो है, तो जब कालबेलिया नात लगाते हैं तो बोलते कि आप नात हो तो आपको जो मिलती है, जो सरकार से जो योजना मिलती है, आरक्षण मिलता है, तो वो अभी तक भी नहीं मिला। कुछ बच्चे तो पढ़ के और घर बैठे बेचारे, बोले कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा सरनेम नाथ है, तो नाथ की वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो अब बेसिकली आपका कहना ये है कि कालबेलिया को ST में कैटेगराइज किया जाता है। ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जनजाति होती है, उनको एक तरह का आरक्षण दिया जाता है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग नाथ सरनेम लगाते हैं, इसकी वजह से लोग मानने से इनकार कर रहे हैं कि आप इस कम्युनिटी के ही नहीं हो, आप हो ही नहीं इस कम्युनिटी के। इवन जैसे कि छोटे छोटे गांव में जो लोग कालबेलिया रहते हैं, उनका जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे पिताजी का नाम है शंकर नाथ कालबेलिया, तो वो बोलते कि नहीं नाथ है तो नाथ ही है, कालबेलिया अलग होते हैं। अरे भाई, कालबेलिया एक राजस्थान में तो राम सबके लगता है पीछे, चाहे वो बिश्नोई हो, चाहे सुतार हो, चाहे चौधरी हो, चाहे कुमार हो, कोई नाथ, मतलब राम तो सबका ही लगता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये राम वो है। तो जैसे हमारे जो कालबेलिया में जो मेल के पीछे लगता है नाथ, उसकी वजह से काफी अभी बच्चों को ना वो फेस करने में, जॉब्स मिलने में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी वो सिलेक्ट ही नहीं होते कि आप तो नाथ हो। तो अगर आप अपने समुदाय के लिए कोई क्या मांगे रखना चाहेंगे कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बोला कि पढ़ाई में भी अब बच्चे सामने आ रहे हैं, आप खुद कितनी पढ़ाई कर चुकी हैं? मैंने तो कम पढ़ाई की, लेकिन मैंने मेरी लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मैंने अच्छे से, मतलब ज़्यादा टाइम तक मैं स्कूल नहीं गई, लेकिन मैंने मेरे ट्रैवल के साथ मैंने पढ़ाई करी है। अपनी स्किल से काफी अच्छा अपना जी, मैंने प्राइवेट को लेसन्स लिए फ्रेंच इंग्लिश के, तो लैंग्वेज की तो मेरी अच्छी हो गई है। मेरा देखो, मैं तो निकल चुकी हूँ, मेरा वो नहीं है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि ये जो है SC/ST का और नाथ और इस कालबेलिया को कुछ ना कुछ ठीक करे, ताकि बच्चे आगे बढ़ के और पढ़ के और आगे अपना देश का तो बेसिकली जो भी आप चाहती हैं कि इन चीज़ों में सुधार हो, वो एक बार आप कैमरे के माध्यम से, खटक के माध्यम से बोल सकती हैं कि ये चीज़ें हमें हमारी कम्युनिटी में, हमारे समुदाय में इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, या ये चाहे वो बात आरक्षण की हो, चाहे वो पट्टे देने की हो, आप? जी बिल्कुल। मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि जो कालबेलिया नाथ और SC/ST का ये है, तो सरकार से निवेदन है कि उनको एक बार क्लियर करे कि जो कालबेलिया नाथ, जिनका सभी का नाम लगता है सरनेम नाथ हमारे कालबेलिया में, तो उसी को लेके, और वो लोग कुछ है जो इग्नोर कर रहे हैं कि आप नाथ हो तो कालबेलिया नहीं हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हम कालबेलिया है और हमें भी हमारा हक चाहिए, और वो हम भी एक राजस्थानी नागरिक है, तो सबको हक मिल रहा, तो हमें भी हक मिलना चाहिए। चलिए, जैसा कि आपने आज सुनी सेनू जी की कहानी, जो कि एक साधारण से समुदाय से एक छोटी सी बच्ची जो इतनी आगे तक गई, इतने सारे देशों में परफॉर्म किया और अपनी इस कला को आगे बढ़ाया और एक नई पहचान दिलाई, और अभी भी इस कड़ी में वो जुड़ी हुई हैं। अभी भी उनकी यही जारी है कोशिश कि वो और ज़्यादा अपने इस काम को पहचान दिला सके। साथ ही उन्होंने कई सारी परेशानियाँ भी हमारे साथ शेयर की कि किस तरह से ये जो दिक्कत है वो उनके समुदाय को झेलनी पड़ रही है। एक सवाल से इस पॉडकास्ट को ऑन करेंगे, खटक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? द खटक बहुत ही एक्टिव चैनल है, और अभी राजस्थान में इन्होंने बड़ा ही एक मॉल बना रखा, कहीं पे भी देखो द खटक, चाहे कोई से भी राजस्थान के कोने में जाओ तो, और अच्छी बात है। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। देखते हैं आप खटक? जी बिल्कुल, मैं देखती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं देखती हूँ, फॉलो भी करती हूँ, क्योंकि सारी जो लोकल न्यूज़ है जो वो हमें इन्हीं के जरिए से मिलती है, तो अच्छा लगता है।
बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि सेनू जी भी खटक को फॉलो करती है और सेनू जी ने भी कह दिया है कि अब खटक, अगर आपको ये हमारी पॉडकास्ट पसंद आई, सेनू जी की कहानी पसंद आई, अपनी हर जर्नी उन्होंने बताई, क्या क्या चुनौतियां उनको मिली और कालबेलिया समुदाय में क्या हिस्ट्री थी, क्या उनका बचपन बीता, वो सभी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ साझा की। तो अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई तो हमारे चैनल द खटक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि रोज़ हम जब भी ये पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं आप सभी से, तब तक बने रहिए द खटक के साथ।